नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर से ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने यहां पर युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया है। करीब 5000 से ज्यादा सिख इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, अजय भट्ट इसमें मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया है। होंगे तो युवा सिख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद रहेंगे। रुद्रपुर से ये बड़ी खबर। आज इसका आयोजन किया जाएगा। भाजपा का युवा सिख सम्मेलन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, यूपी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख इसमें शिरकत करेंगे। जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही हल्द्वानी से भी बड़ी संख्या में सिख इसमें शामिल होंगे। सिख समुदाय को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की एक बड़ी कवायद के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, युवा सिख सम्मेलन का आयोजन और सिख समुदाय को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के तौर पर इसे बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर जब लोकसभा चुनाव सर पर हो। तमाम वर्गों के सम्मेलन किए जा रहे हैं और आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में यहाँ भाजपा के द्वारा सिख सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। करीब 12:30 पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और जो जल शक्ति मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री भी रहने वाले हैं। तमाम जो नेता हैं और स्थानीय लोग हैं, हालांकि तमाम विधानसभाओं से जो लोग हैं वो यहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। यानी कह सकते हैं कि कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ से 9 विधानसभाओं को साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी करेगी और बीजेपी का लगातार ये कहना है कि सिख समुदाय ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और इसी क्रम में इस तरह के आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। देखिए, लगातार ही चारों में सबसे पहले आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तमाम तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में बीजेपी भी तमाम तरह के आयोजन किए जा रहे हैं और अब जिस तरह से यहाँ पर सिख समुदाय के जो लोग हैं उन्हें जोड़ने की एक बड़ी कवायद हो गई है। यानी कह सकते हैं कि सिख समुदाय जिस तरह से लगातार भाजपा के यहाँ साथ दिखाई दे रहा है, उसको लेकर आज यहाँ क्या होने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। किस तरह से एकजुटता का संदेश आज सिख समुदाय के लोग देने वाले हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए संजय, आगे आपसे जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मौसम की। पर्वतीय इलाकों में बीते 2 दिन हुई बारिश और बर्फबारी का असर अब अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। चलिए सीधा ले चलते हैं आपको। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में संबोधित कर रहे हैं।
इसका एहसास कराया है। आज ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मंदिर का, इस धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी श्रद्धालु जनों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सबका सौभाग्य है जब एक संत की साधना मूर्त रूप लेती है तो इस प्रकार का एक धाम बनकर के तैयार होता है। और यह सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की उन संघर्षों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए किया था, जिन्होंने उत्तराखंड के कर्ण आश्रम के ऊपर शून्य शिखर पर साधनारत होकर के आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को, वेद और उपनिषदों के उस परंपरा को बहुत सरल और सहज भाषा में अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए स्वर वेद के माध्यम से प्रस्तुत किया। आज उसका एक मूर्त रूप हम सबके सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। हम आज नए भारत की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नया भारत, जो नया भारत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में पिछले एक वर्ष के अंदर 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आना, देश और दुनिया के श्रद्धालुओं और अनुयायियों का आना, पूरा देश की ओर भारत की विरासत पर योग की परंपरा हो, या जिस कुंभ में 1954 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी भौतिक लीला का विसर्जन करते हुए आध्यात्मिक तो सीएम योगी आदित्यनाथ को वाराणसी से आप सुन रहे थे। एक बार फिर से रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। पर्वतीय इलाकों में बीते 2 दिन से जो बारिश और बर्फबारी हुई है उसका असर अगले कुछ दिनों तक मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश भर में आज से मौसम शुष्क तो रहेगा, लेकिन शीतलहर के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक सुबह और शाम के समय ठंड सताएगी। इसके अलावा दोनों समय के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में कोहरा छाया रहा। दिन के मुकाबले रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर के अंत तक अच्छी बर्फबारी होने के आसार हैं, जिसका सीधा असर पर्यटन क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। इससे विंटर ट्रैक दयारा, बुग्याल, नागटिब्बा जैसे ट्रैक पर पर्यटकों की अच्छी भीड़ देखने को मिलेगी। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर लगातार बने हुए हैं। संजय, पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उससे पर्यटक जो हैं उनके चेहरे खिल तो रहे हैं, लेकिन ठंड काफी बढ़ गई है। प्रदेश में अब ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। जहां पहाड़ों में लगातार बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई है, तो वहीं मैदानी जिलों में भी अब शीतलहर से लोग घरों में कैद हो गए हैं। हालांकि लगातार बदल रहे मौसम से जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ रही है। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। इसको लेकर अब मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान जारी किया है। कहा जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड में और ज्यादा इजाफा होने वाला है, जिसको लेकर एक गाइडलाइन भी जारी की है। पहाड़ों की जहां ठंड में खूबसूरती बढ़ जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर बर्फ पड़ने लगती है। जो पर्यटक होते हैं वहां का रुख करते हैं और वहां की हंसी वादियों का लुत्फ उठाते हैं। इसी को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि जिस तरह लगातार बर्फबारी हो रही है उसका कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, लगातार तस्वीरों में भी आप देखा जा सकता है कि बर्फ के कारण जो पर्यटक हैं वो कहीं ना कहीं पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। चारुल, बिल्कुल संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि जो व्यापारी हैं उनकी कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि ये वो मौसम होता है जिसका वो हमेशा इंतजार करते हैं, क्योंकि पर्यटक इस दौरान सबसे ज्यादा पहुंचते हैं, अच्छी आमदनी व्यापारी वर्ग की भी होती है।
देखिए, अगर पहाड़ी जिलों की बात की जाए तो वहां पर जो व्यापारी होते हैं साल भर इंतजार करते हैं कि भाई हमारा सीजन शुरू होगा, उससे उनका मुनाफा होगा, और हो भी रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि 18 तारीख के बाद ठंड में इजाफा होगा, और जो कई जिले ऐसे भी हैं पहाड़ी जहां लगातार बर्फ पड़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। हालांकि इसको लेकर जो पर्यटन विभाग है वो भी लगातार पर्यटकों को जागरूक कर रहा है, क्योंकि सावधानी बरतनी भी बेहद जरूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं हादसे ना हो, इसको लेकर ट्रैफिक के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। जब ज्यादा बर्फ पड़ती है तो ऐसे में ड्राइविंग ना करें, क्योंकि जब जो पहाड़ होते हैं वहां पर ड्राइव करते हैं तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, क्योंकि जो मैदानी जिलों के ड्राइवर होते हैं वहां पर गाड़ी नहीं चला पाते हैं। इसको लेकर ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट किए हैं कि जहां जहां ज्यादा बर्फ पड़ी है वहां पर ना जाए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से एक बड़ी खबर आ रही है। हिमालयी एयर सफारी का ट्रायल सफल रहा है। भारत की पहली जायरोकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। पर्यटक उड़ान का मजा ले सकेंगे। उत्तराखंड सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में पर्यटकों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार जायरोकॉप्टर चलाने की योजना बना रही है। उत्तराखंड पर्यटन की ओर से देश में पहली बार जायरोकॉप्टर के जरिए हिमालय एयर सफारी शुरू की गई है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के अनुसार नई पहल के लिए हरिद्वार में जायरोकॉप्टर की पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक रही, जिसमें हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने हिस्सा लिया। ये उड़ान बैरागी कैंप से भरी गई। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त वाराणसी में संबोधित कर रहे हैं, सीधे ले चलते हैं आपको। अन्य महानुभाव, देश भर से पधारे सभी श्रद्धालुगण और मेरे परिवारजनों, काशी प्रवास का आज मेरा ये दूसरा दिवस है। हमेशा की तरह काशी में बीता हर क्षण अपने आप में अद्भुत होता है, अद्भुत अनुभूतियों से भरा होता है। आपको याद होगा 2 वर्ष पहले इसी तरह हम अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में एकत्र हुए थे। एक बार फिर मुझे विहंगम योग संत समाज के शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। विहंगम योग साधना की ये यात्रा 100 वर्षों की अपनी अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है। महर्षि सदाफल देव जी ने पिछली सदी में ज्ञान और योग की दिव्य ज्योति प्रज्वलित की थी। इन 100 वर्षों की यात्रा में इस दिव्य ज्योति ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। इस पुण्य अवसर पर यहां 25,000 कुंडीय स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन भी हो रहा है। मुझे खुशी है, मुझे विश्वास है, इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। मैं इस अवसर पर महर्षि सदाफल देव जी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए उनके प्रति मेरे हृदयस्थ भावों को पूर्ण श्रद्धा के साथ समर्पित करता हूं। मैं उनकी गुरु परंपरा
को अनवरत आगे बढ़ाने वाले सभी संतों को भी प्रणाम करता हूं। मेरे परिवारजनों, आप संतों के सानिध्य में काशी के लोगों ने मिलकर विकास और नवनिर्माण के कितने ही नए कीर्तिमान गढ़े हैं। सरकार, समाज और संतगण सब साथ मिलकर काशी के कायाकल्प के लिए कार्य कर रहे हैं। आज स्वर्वेद मंदिर बनकर तैयार होना इसी ईश्वरीय प्रेरणा का उदाहरण है। ये महामंदिर महर्षि सदाफल देवी जी की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस मंदिर की दिव्यता जितना आकर्षित करती है, इसकी भव्यता हमें उतना ही अचंभित भी करती है। इसलिए मंदिर का भ्रमण करते हुए मैं खुद भी मंत्र मुग्ध हो गया था। स्वर्वेद मंदिर भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मैं देख रहा था, इसकी दीवारों पर स्वर्वेद को बड़ी सुंदरता के साथ अंकित भी किया गया है। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। इसलिए ये मंदिर एक तरह से अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। यहां हजारों साधक एक साथ विहंगम योग की साधना कर सकते हैं। इसलिए ये महामंदिर एक योग तीर्थ भी है और साथ साथ ये ज्ञान तीर्थ भी है। मैं इस अद्भुत आध्यात्मिक निर्माण के लिए स्वर्वेद महामंदिर ट्रस्ट को और लाखों लाखों अनुयायियों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं पूज्य स्वामी जी स्वतंत्र देव जी और पूज्य श्री विज्ञान देव जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने इस अनुष्ठान को पूरा किया। मेरे परिवारजनों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो सदियों तक विश्व के लिए आर्थिक समृद्धि और भौतिक विकास का उदाहरण रहा है। हमने प्रगति के प्रतिमान गढ़े हैं, समृद्धि के सोपान तय किए हैं। भारत ने कभी भौतिक उन्नति को भौगोलिक विस्तार और शोषण का माध्यम नहीं बनने दिया। भौतिक प्रगति के लिए भी हमने आध्यात्मिक और मानवीय प्रतीकों की रचना की। हमने काशी जैसे जीवंत सांस्कृतिक केंद्रों का आशीर्वाद लिया। हमने कोणार्क जैसे मंदिर बनाए।